हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पैक्ट एग्ज़ाम हमारा 15 तारीख और 16 तारीख को होने वाला है। तो अब ज़्यादा एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हमारे पास है। तो अब हमारे पास केवल रिवीजन का ही समय रह गया है। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो हमारा भारतीय भूगोल का लेक्चर है 2011 की जनगणना। क्योंकि ये सिलेबस में दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो आज इस पूरे लेक्चर में हम भारत की 2011 की जनगणना का रिवीजन करने वाले हैं, पूरी जनगणना पर चर्चा करने वाले हैं। तो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है ना। आइए चलते हैं लेक्चर पर। तो हम बात करते हैं इस लेक्चर में भारत की जनगणना, ठीक है ना। भारत की जनगणना का इतिहास भी जानेंगे और 2011 की जनगणना भी जानेंगे, और जनगणना किसके अंडर में होती है, किस सूची का विषय है, ये सभी बात हम जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। अगर हम जनगणना की बात करें तो जनगणना संगठन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो जनगणना संगठन है वो किसके अधीन काम करता है? तो हमारा ये करता है केंद्रीय मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, ठीक है ना। अगर इसके सबसे बड़े अधिकारी की बात करें तो इसका सबसे बड़ा अधिकारी महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। कौन होता है? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसी की देखरेख में पूरी जनगणना कराई जाती है। अगर जनगणना की बात करें कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना हमारा केंद्र सूची का विषय है। किसका विषय? केंद्र सूची का विषय है, ठीक है ना। ये अगर 2011 की जनगणना की बात करें हम, तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी। और साथ ही साथ अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात करें कि ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा ये शुरू से अब तक की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। आइए अब हम जानते हैं जनगणना के इतिहास के बारे में कि जनगणना कहाँ से प्रारंभ हुई और क्या क्या जनगणना में रहा। तो जानते हैं हम जनगणना का इतिहास। अगर जनगणना के इतिहास की बात करें तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो अगर पहली जनगणना पूछे हमसे तो ये कब कराई गई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में ही पहली जनगणना करा ली थी। लेकिन यह जनगणना नियमित रूप से कब से स्टार्ट हुई? तो ये जनगणना भारत में नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। ये 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगर हम बात करें कि भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो 1881 में भारत के जनगणना आयुक्त WC प्लूटन कौन थे? WC प्लूटन थे, ठीक है ना। तो 81 में जनगणना प्रारंभ हुई। लेकिन अगर हम स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें तो स्वतंत्र भारत की आज़ादी के बाद जो पहली गणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी उस समय पे जनगणना आयुक्त थे, ठीक है ना। अब इसके बाद महाविभाजन वर्ष, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बनता रहता है महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो ये क्या है, भारत की सन 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1911 से, ठीक है ना, 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। केवल ये पहला दौर ऐसा था ये कि यहाँ पे जो वृद्धि है वो माइनस में आई थी, कि जनसंख्या भारत की बड़ी नहीं थी, जनसंख्या कम हुई थी भारत की। उसके बाद आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ है कि जनसंख्या कम हुई हो। 1921 के बाद लगातार जनसंख्या हमारी बढ़ी है। तो इसलिए 1921 को क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है महान विभाजक वर्ष। कभी तो इसको डेट के रूप में पूछ लेते हैं या कभी इसकी थ्योरी के रूप में पूछ लेते हैं कि महान विभाजक वर्ष क्या है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट
2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, ठीक है ना। अब हम आ गए 2011 की जनगणना पर, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो 2011 की जो जनगणना उसके आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली, ये किसने कराई थी, डॉक्टर सी चंद्रमौली के द्वारा 2011 की जनगणना कराई गई थी 2011 में, ठीक है ना। ये जो 2011 की जनगणना है वो 1931 के बाद पहली ऐसी जनगणना थी जो जातीय आधार पर कराई गई, ठीक है ना। 1931 के बाद ये पहली बार ऐसा समय था जब जनगणना जातीय आधार पर भी कराई गई, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि जातीय आधार पर जनगणना किसके बाद बंद कर दी, तो 1931 के बाद बंद कर दी थी। और 1931 के बाद ये पहला समय था जब जनगणना जातीय आधार पर कराई गई थी, ठीक है ना। इसका आदर्श वाक्य पूछ लेता है, तो इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये मोस्ट रहता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये इसका आदर्श वाक्य है। थोड़ा सा अगर हम 2021 की जनगणना के बारे में जानें तो वहाँ से जान सकते हैं। 2021 की जनगणना के आयुक्त की बात करें तो विवेक जोशी इसके आयुक्त रहे हैं, ठीक है ना। और जनगणना दिवस की बात करें, जनसंख्या दिवस जिसे कहते हैं, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई, मोस्ट है काफ़ी, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करें हम तो हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में लागू की गई थी, ठीक है ना। और 2021 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है और 2011 की कौन सी है, 15वीं जनगणना है, ठीक है ना। तो अब हमने जो 2011 की जनगणना से पहले जनगणना के आयुक्त कौन थे, ये पहली जनगणना कब कराई गई, स्वतंत्रता के समय पे जनगणना कब कराई गई, ये सब बातें मतलब जनगणना का इतिहास हमने जान लिया। अब हम जानते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़े, जहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब जानते देखो, अगर भारत की कुल जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी, ठीक है ना। कितनी जनसंख्या थी, 121 करोड़। 121 करोड़ में से अगर डाटा निकाला जाए तो पुरुष जनसंख्या कितनी है हमारी, 62 करोड़ पुरुष थे, ठीक है ना। 62 करोड़ पुरुष हैं और 58 करोड़ महिलाएं। इनका परसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 51.47% पुरुष हैं और महिलाएं कितनी है, 50% से कम 48.53% महिलाएं हैं, ठीक है ना। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें विश्व से लगा करके देखें तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 70.5% भारत जनसंख्या रखता है। अगर 10 की वृद्धि की बात करें तो 10 की वृद्धि 70.7 की हमारी 10 की वृद्धि यहाँ पे रही थी। एक राज्य ऐसा भी रहा था जहाँ पे वृद्धि नकारात्मक देखी गई, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नागालैंड में 10 की वृद्धि -0.6 रही थी हमारी, कितनी रही थी, -0.6 10 की वृद्धि रही थी। अगर हम भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात कितना है हमारा, 943। लिंगानुपात तो समझते हो आप कि महिलाओं और पुरुषों की तुलना कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो वर्तमान में आंकड़े के अनुसार कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात की बात करें हम तो शिशु लिंगानुपात हमारा 918 रहा है। शिशु लिंगानुपात देखा जाए कितने बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं, ठीक है बच्चे। इसमें शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा जनसंख्या घनत्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, तो ये औसत कितना है हमारा भारत का, 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व है हमारा। अगर भारत की कुल साक्षरता की बात करें, ठीक है ना, तो भारत की हमारे की कुल साक्षरता 74% है। कितनी, 74% है। उसमें से मेल साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता अधिक है और महिलाओं की साक्षरता कम है, ठीक है ना। अब तो लगभग जो आगे जनगणना आएगी तो उसमें काफ़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे इससे डिफरेंस ज़्यादा ही मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 82.14% पुरुष साक्षर हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। भारत की साक्षरता 74%, उसमें से 82.14% पुरुष साक्षर और महिलाएं 65.46% हमारी महिलाएं साक्षर हैं,
इसके बाद हम जानते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। अनुसूचित जाति जिसे एससी कहा जाता है, उसकी कुल जनसंख्या कितनी है? तो 20.14 करोड़ इनकी जनसंख्या है। कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये डाटा पूछता रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। एससी कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो एससी 16.6% एससी है। एससी का लिंगानुपात ये भी मोस्ट रहता है, 945 इसका लिंगानुपात है, ठीक है ना। एससी का कुल जनसंख्या का 16.6% एससी है और उसका लिंगानुपात 945 है। अनुसूचित जाति जिसे एसटी कहा जाता है, उसकी जनसंख्या कितनी है? कुल 10.43 करोड़, ठीक है ना, 10.43 करोड़। अगर कुल जनसंख्या का परसेंट देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, 8.6% ये है हमारे यहाँ पे। अगर एसटी का लिंगानुपात देखें तो एसटी का लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा है, एसटी का लिंगानुपात 990 है, ठीक है ना। ये डाटा मोस्ट रहता है, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे जानते हैं हम भारत की ग्रामीण जनसंख्या, कि भारत में कितने परसेंट ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है और भारत में कितने परसेंट लोग शहरों में रहते हैं। तो कुल जनसंख्या का 68.8% भारत में ग्रामीण जनसंख्या है, जो गांव में निवास करती है। इससे ये पता चलता है कि भारत में अधिकतर लोग कहाँ पे रहते हैं? गांव में रहते हैं। और शहर में कितने लोग रहते हैं? मात्र 31.2% लोग शहर में रहते हैं, ठीक है ना। ये भी डाटा काफ़ी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा भारत राज्यों के आंकड़े। अब हम जनसंख्या के बारे में राज्यवाद देखेंगे कि कौन से राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से की कम है, लिंगानुपात में कौन सा राज्य ज़्यादा है। 4 राज्यों की हम बात करेंगे। 4 राज्यों की इसलिए बात करेंगे क्योंकि 4 राज्यों तक प्रश्न पूछते रहते हैं, या तो कभी कभार पूछ लेता है इनमें से आरोही या अवरोही में लगाओ, या इनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या, या जो मतलब किसका लिंगानुपात, जनसंख्या किसकी, साक्षरता किसकी, जो भी ज़्यादा है। तो हम 4 राज्य लेने की कोशिश करेंगे, सबसे कम वाले और सबसे अधिक वाले। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है ना। अगर हम उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है एग्जाम में। महाराष्ट्र में देखा जाए, केवल महाराष्ट्र तक ही आपको याद करना है, ये परसेंट वाला तो मामला, और उत्तर प्रदेश का तो हर हाल में याद ही करना है। तो महाराष्ट्र में कितना है हमारा? 9.28%। तीसरे नंबर पे बिहार आता है, चौथे नंबर पे जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल आता है। अब देखते हैं सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। सिक्किम में कुल जनसंख्या के 0.05% जनसंख्या निवास करती है, ये कई बार पूछता रहता है। उसके बाद मिजोरम, फिर आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा। ये 4 राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है। इसके बाद जानते हैं हम भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है यहाँ से चारों के चारों राज्य, और ये आंकड़े भी पूछता है किस राज्य का कितना है, ठीक है ना। तो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व वो सर्वाधिक है, आपको पता है, और कितना है ये भी याद करके जाना है आपको, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना जनसंख्या घनत्व बिहार में है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आता है, उसका 1028 है। केरल तीसरे नंबर पे आता है जिसका 860 है। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, मोस्ट रहता है काफ़ी, क्योंकि यूपी का हम एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, तो 829 है इसका, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो कई बार पूछ चुका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसका तो डाटा कई बार पूछ लिया है, कितना है? 17 है। ऐसे भी पूछ लेता है कि 17 किसका जन घनत्व है, तो अरुणाचल प्रदेश का 17 है। मिजोरम का 52 आता है दूसरे नंबर पर, सिक्किम और मणिपुर, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद आ जाता है हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। अब लिंगानुपात तो मैंने समझा ही दिया है, क्या है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं। तो लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है? केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1084, ठीक है ना। कितना लिंगानुपात है सर्वाधिक? 1084। दूसरे नंबर पर ही इसका पड़ोसी राज्य आ जाता है तमिलनाडु, फिर तीसरे पे इसका भी पड़ोसी आंध्र प्रदेश, और लास्ट में आ जाता है मणिपुर।
ठीक है ना। इनके लिंगानुपात हमें याद भी करने। सर्वाधिक है तो कितना है 1084, दूसरे नंबर पर 986, तीसरे नंबर पर 993 और 895 ये लिंगानुपात हैं हमारे। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात आपको पता ही है कहाँ पे, हरियाणा में। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा में हमारा लिंगानुपात की बात करें तो 879 ये हरियाणा का लिंगानुपात है। ठीक है ना, ठीक है ना, 879 हमारा हरियाणा का लिंगानुपात है जो कि सबसे कम है। इसके बाद जम्मू कश्मीर आ जाता है 889, ये जम्मू कश्मीर का। फिर सिक्किम का आ जाता है 890, पंजाब का 895, उत्तर प्रदेश का मोस्ट रहता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो उत्तर प्रदेश हमारा लिंगानुपात में 5वें नंबर पर आता है जो कि कितना है लिंगानुपात यूपी का 912। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है हमारा भारत में सर्वाधिक साक्षरता, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 74% साक्षरता है, उसमें से 82 के लगभग पुरुषों की है और 65 के करीब महिलाओं की है। ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा राज्य है, ठीक है ना, तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे पाई जाती है, केरल में, जो कि 94% साक्षरता है। मिजोरम में बात करें हम, तो अगर हम मिजोरम में बात करें तो मिजोरम की साक्षरता दूसरे नंबर पर आती है। कई बार पूछ चुका है दूसरे नंबर पर साक्षर राज्य कौन सा है, मिजोरम, तो 91.03। डाटा भी याद रखना। तीसरे पे गोवा आता है, चौथे पे त्रिपुरा आता है। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा भारत में न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, जहाँ पे सबसे कम साक्षर हैं। तो न्यूनतम साक्षरता में कौन सा है, बिहार हमारा सबसे कम साक्षर राज्य है। इसकी साक्षरता, कुल साक्षरता 61.08% है, इसको भी याद करना है हमें। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर राजस्थान हमारा आता है। अब बात करनी होगी हमें पुरुष साक्षरता कहाँ की सबसे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे सब सर्वाधिक साक्षरता है वहाँ पे महिला और पुरुषों की रहनी, तो वही डाटा यहाँ भी है। तो देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल में ही 96% पुरुष साक्षरता हैं, 96.1%। मिजोरम दूसरे नंबर पे 93.33%। इसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता वही बिहार में है, कितनी है हमारी 71.2, वही अरुणाचल प्रदेश में 72.06। अगर महिलाओं की बात करें, ठीक है ना, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है, 92.1 केरल में। ठीक है ना। इसके बाद न्यूनतम साक्षर महिला कहाँ पे है, बिहार में। कहाँ पे देखी गई है, बिहार में। बिहार में महिलाओं की साक्षरता कितनी है, ये 51.05 बिहार में हमारी साक्षरता है महिलाओं की। ठीक है ना। ये महिलाओं की टोटल साक्षरता, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है ये हमने जान लिया। इसके बाद आ जाता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, कि नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करती है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है हमारा। तो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में निवास करती है। और अगर बात करें कि सर्वाधिक % नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है गोवा, इसकी 62.02% जनसंख्या नगरों में ही निवास करती है। इसके बाद आ जाता है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, हमारी उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और जबकि हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो 90% लोग गांव में निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो अगर पूछे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। अगर पूछे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या % वाला राज्य तो वो कौन सा है, हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, कौन से राज्य में अनुसूचित जाति ज़्यादा निवास करती है और कौन से में कम। तो सर्वाधिक SC की बात करें, अनुसूचित जाति मोस्ट रहता है ये प्रश्न, तो सर्वाधिक SC कहाँ पे निवास करती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। और सर्वाधिक प्रतिशत SC पंजाब में। ठीक है ना। पंजाब में 31.9% SC निवास करती है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब, दूसरे नंबर पर % में हिमाचल प्रदेश आ जाता है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट है, देखो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनमें कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हम ST की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। दूसरा आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। अगर सर्वाधिक प्रतिशतता देखी जाए तो इसकी प्रतिशतता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रतिशतता मिजोरम में पाई जाती है, जहाँ पे 94.4% ST के लोग रहते हैं। ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति रहती है। नागालैंड आ जाता है दूसरे नंबर पर 86.5%
यहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, ये ऐसे हैं, कुल मिला के ये दोनों राज्य हैं, ठीक है ना। और ये क्या है हमारे यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे क्या है, कोई भी एसटी निवास नहीं करती है, यहाँ से प्रश्न बनता रहता है, ये काफ़ी मोस्ट है, ठीक है ना। हरियाणा में और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं है, ना ही दिल्ली में, ना चंडीगढ़ में, और ना ही पांडिचेरी में। अब हम डाटा देखते हैं अपना केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों के बारे में कि केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के मामले में आंकड़े क्या क्या रहे, ठीक है ना। तो इसकी अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है हमारा। दूसरे नंबर पे पांडिचेरी आता है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन है, लक्षद्वीप है, ठीक है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर बात करें तो कितना है, ये भी देखना है कि इसका कितना है जनसंख्या घनत्व, तो इसका है 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। और कौन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान निकोबार। इसके बाद आ जाता है इसका अंडमान निकोबार का 46 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा है हमारा, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में कितना है, 1037 वहाँ का लिंगानुपात है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है लिंगानुपात के भी मामले में। अगर राज्यों में लगाया जाए तो ये दूसरे नंबर पे आ जाता है लगभग, ठीक है ना। राज्य और यूटी दोनों में पूछे तो केंद्र शासित न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे, दमन और दीव का है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश 91.8% साक्षर है, लक्षद्वीप। इसके बाद आ जाता है न्यूनतम साक्षरता वाला दादर नगर हवेली, इसकी साक्षरता कितनी है, 76.2। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी मतलब एससी और एसटी की बात। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और सर्वाधिक प्रतिशत एससी कहाँ पे पाई जाती है, चंडीगढ़ में। तो सर्वाधिक परसेंट कहाँ पे पाई जाती है, चंडीगढ़ में। अगर सर्वाधिक एसटी कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना, तो सर्वाधिक एसटी जो केंद्र शासित प्रदेशों में उनमें से कहाँ पे पाई जाती है, दादर नगर हवेली में। और सर्वाधिक प्रतिशत एससी ये तुम्हारी पाई जाती है ये लक्षद्वीप में, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में यहीं तक हमारा पूरा जनसंख्या का टॉपिक समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि पेट एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जिससे कि अन्य लोग भी थोड़े से ही समय में पूरी जनसंख्या का टॉपिक एक साथ रिवीजन हो जाए उनका भी, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।